बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अब तक हमने इस चैप्टर पे 2 वीडियोस बना दी हैं और ये हमारी 3rd वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मास के बारे में। वेट क्या होता है, मास और वेट में क्या डिफरेंसेस हैं, और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट जब वो ऑब्जेक्ट मून पर जाएगा तो उसके वेट में क्या चेंजेस आएंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है मास। और ये मास का हम लोगों ने एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। रियली में मास है क्या, अभी फिलहाल डेफिनेशन को नहीं देखते, हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं मास क्या है। बहुत सारे बच्चे मास और वेट में कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है मास और वेट। मास क्या है, वेट क्या है, क्या कांस्टेंट होता है, क्या डिफरेंट होता है। तो इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए ये एक पेन है, ये एक मार्कर है। ये मार्कर किस चीज से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करोगे ये मार्कर जो है बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अगर सारे पार्टिकल, अगर जो हमारा इस शेप में मार्कर है इसमें फिक्स नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो किसी भी, और ये एटम मिलके क्या बना रखे होंगे, कई सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, या उसको हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स क्या बना लेंगे, मैटर। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ मैटर कंटेन करते हैं, कितने नंबर ऑफ मैटर हैं, या कह सकते हैं कितने नंबर ऑफ एटम हैं, ये उस ऑब्जेक्ट का मास कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, मास क्या मतलब, मास का मतलब कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो किसी ना किसी चीज से मिलके बना है। नॉन लिविंग थिंग होगा तो उसे हम बोलेंगे एटम से मिलके बना होगा। अगर लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे सेल से मिलके बना हुआ। तो नंबर ऑफ मैटर, कितना मैटर किसी ऑब्जेक्ट में कंटेन करता है, कितने नंबर ऑफ मैटर प्रेजेंट है, कंटेंट को गोलो भी मारो। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, हमें सिंपल बात समझ में आती है कि इस मार्कर में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो उसका मास कहलाएगा। सिंपल, सबसे इजी। मेरा मास कितना होगा, तो मैं जिन चीजों से मिलके बना हूं, मैं किससे मिलके बनाऊंगा, सेल से मिलके बना। मेरी बॉडी के अंदर क्या होगा, सेल होगा, वाटर होगा, टिश्यू होगा, कई सारे बोन्स होंगे। अगर इन सबको हम लोग कंबाइन करें, सबको जोड़े ना, तो ये मेरे मास को बताएगा। क्लियर है बच्चों। तो इसी को मैंने डिफाइन के फॉर्म में लिखा है, द मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ मैटर रहते हैं, कंटेन करते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट का मास कहलाता है। मास को बच्चों हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल m से। मैंने बोला कि जो मेरा मास है बेटा वो 60 kg है। क्या इसमें कोई डायरेक्शन मालूम चल रहा है क्या, नहीं, सिंपल एक क्वांटिटी मिल रही है 60 kg। आपकी 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, किसी की और कुछ हो सकती है। तो मुझे सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, एक मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसे हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो SI यूनिट होती है मेरे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज अ किलोग्राम। SI यूनिट ऑफ मास इज अ किलोग्राम। तो मास की जो यूनिट होती है हम लोग उसको हमेशा किलोग्राम में लेते हैं। अब किसी समस्या ये आ गई कि हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को बैलेंस कैसे, मेजर कैसे करते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। उसे क्या कहते हैं बेटा, हम लोग बीम बैलेंस, या कह सकते हैं सिंपल बैलेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सिंपल बैलेंस बोले या बीम बैलेंस बोले। बीम बैलेंस का मतलब क्या, वो तराजू जो हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना, वो क्या है, हमारा बीम बैलेंस है। ओके, तो मास क्लियर है। किसी भी बॉडी के अंदर कितने मैटर प्रेजेंट हैं वो उस ऑब्जेक्ट का मास कहलाएगा। कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं। चाहे आप अर्थ के सरफेस पे रहें, बहुत कंफ्यूजन है, आपसे टीचर कंफ्यूज करवाते हैं, पूछते हैं अच्छा अगर आपका मास, एक ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 50 किलो है तो बताओ मून पे कितना होगा, बताओ सरफेस पहाड़ पे कितना होगा, यहां कितना होगा, वहां पे क्या। याद रखना, कोई भी चीज जिसके पास शेप है उसमें नंबर ऑफ मैटर कभी नहीं बदलने वाले, ठीक है। तो वो मैटर हर जगह सेम रहने वाले। चाहे इस पेन को मैं अर्थ पे रखूं, मून पे ले जाऊं या किसी और प्लेनेट पर जाऊं,
जिससे ये मिलके बना है वो कंटेंट क्या है, सेम है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मास इज अ कांस्टेंट एट एवरीवेयर। याद रखोगे बच्चों, मास क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता। तो हम कह सकते हैं मास ऑलवेज बी कांस्टेंट। क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट रहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नेवर बी, क्या, मास नेवर बी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी जीरो नहीं हो सकता। कुछ तो होगा, बहुत कम होगा, जो हमें दिखते भी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका भी कुछ मास है। तो मास नेवर एवर बी जीरो। क्लियर है? थ्योरी पार्ट है बेटा, सिर्फ आपको जानना है मास क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ मैटर हैं वो आपके मास को बताएगा। मास को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मास कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप अर्थ पे रहें, कहीं भी चले जाए, मास इज ऑलवेज बी कांस्टेंट, मास नेवर एवर बी जीरो। और मास को मेजर किससे करते हैं, तो हम कहते हैं इसको बीम बैलेंस से। क्लियर है? एकदम क्लीन। अब बात करते हैं वेट। ओके, वेट क्या है? चलिए, मैंने कहा कि जरा बताइए मेरा वेट कितना है या आपका वेट कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है तो आप बोलोगे सर 50 किलो, 40 किलो। नो, इट्स अ मास, इट्स योर मास। अभी हम लोगों ने बात की है। तो वेट क्या होता है, तो इस चीज को समझते हैं। वेट का मतलब मैं अभी फिलहाल कहां खड़ा हूं, अर्थ के सरफेस पे। आप कहां खड़े होंगे, अर्थ के सरफेस पे। हम लोग कहां रहते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो क्या हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की है कि अगर अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, इनफैक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ क्या करती है, उसे खींचती है। क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो यही वो फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ आपको अर्थ के सरफेस पे बाइंड करके रखा है ना, बांध के रखा है, वही आपका वेट है। हाउ कैन यू डिफाइन वेट? आपको अर्थ कितने फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींच के या फिर कह सकते हैं बांध के रखा है, ये आपके वेट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके वेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। या फिर मैं उल्टा बोलूं, मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं अर्थ के सरफेस पे, मैं अर्थ को कितने फोर्स से दबा रहा हूं, पुश कर रहा हूं, यही मेरा वेट है। क्लियर है? आप कितना फोर्स लगाते हो अर्थ पे, वो आपका वेट है। या उल्टा बोलूं, अर्थ आपको कितने फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ये आपका वेट है। तो वेट का मतलब क्या है, वेट कुछ और नहीं, फोर्स है। अर्थ कितने फोर्स से आपको खींच रहा है, या आप कितने फोर्स से अर्थ को दबा रहे हो, पुश कर रहे हो, यही ऑब्जेक्ट का वेट है। क्लियर है? इसे मैंने डिफाइन के फॉर्म में लिखा है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, वो उसका वेट कहलाता है। वेट को बच्चा हम लोग W से, इसका सिंबल क्या होता है, वेट का सिंबल होता है हमारा W। और वेट कुछ और नहीं बेटा, मैंने क्या बोला था, वेट एक फोर्स है। तो क्या मैं फोर्स का फॉर्मूला जानता हूं? हाँ सर, फोर्स का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, m/a। अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो हम लोग एक्सेलरेशन ना लेके उसे क्या कर देते हैं, उसे g बना देते हैं। तो हमारे पास वेट का एक फॉर्मूला बन गया। m क्या था, मास। यानी अगर मैं मास और वेट में छोटा सा डिफरेंस देखूं तो मास कितने नंबर ऑफ मैटर थे, उसमें अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या करूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, मेरा वेट बन जाएगा। क्लियर है? अगर मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वेट। देखो कंफ्यूज नहीं होना, किस चीज से बना हुआ है, कितने मैटर हैं, वो मास है। उस मैटर में अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगा आपका वेट। अगर मैं डिफाइन करूं तो अर्थ आपको किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो आपके वेट के बराबर है, या आप कितने फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करते हो या दबाते हो या पुल करते हो या पुश करते हो, वही आपका वेट है। वेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप वेट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हो। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, वेक्टर। क्यों? क्योंकि वेट किसी एक फिक्स डायरेक्शन में लगा रहे ना, फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स किसी फिक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक वेक्टर क्वांटिटी, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी।
मास स्केलर था, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? अगर ये फोर्स के बराबर है तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, और क्या लिखा था हम लोगों ने? वेट जो है बच्चों, अब सोच के बताओ, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जी जो है हमारी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो वेरी करती है। अर्थ के ही सरफेस पे अगर हम पोल पे चले जाएं तो हमारी जी की वैल्यू कुछ और थी, इक्वेटर पे चले जाएं तो हमारी जी की वैल्यू कुछ और थी, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं तो जी की वैल्यू कुछ और थी, अर्थ के अंदर चले जाए, डेप्थ में जाए तो भी जी की वैल्यू कुछ कम थी, इनफैक्ट अर्थ के सेंटर पे चले जाए तो भी जी की वैल्यू बदल जाएगी। तो अगर मेरा जी बदल रहा है, कभी 9.8, कभी 9.81, कभी 9.2, कभी सॉरी 9.2 नहीं, कभी 10 हो गया, तो इसके साथ जो मास का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी वेरी करेगा। तो हम कह सकते हैं वेट एक इज नॉट अ कांस्टेंट। क्या है? वेट कोई कांस्टेंट नहीं होता। यहां हम लोगों ने लिखा था मास कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि वेट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि जी हमारा हर प्लेस टू प्लेस बदलेगा। अगर जी बदलेगा तो हमारा वेट भी बदलेगा। यहां हम लोगों ने कहा था मास क्या है हमारा? जीरो। मास नेवर एवर बी जीरो। अगर आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओ, डेप्थ के अंदर, अगर हम लोग डेप्थ में चले जाएं, अर्थ के डेप्थ में जाते जाते कहीं सेंटर पे पहुंच जाएं, तो उस समय हमारे जी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? जी की वैल्यू कितनी आती है? जीरो। तो हमारा वेट कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? m इंटू जीरो, दैट मीन जीरो। यानी वेट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो भी हो सकता है। सोचो कितनी अजीब बात है ना, कि मास कभी जीरो नहीं हो सकता लेकिन वेट जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि जी बदल जाता है। क्लियर है बच्चों? तो मास और वेट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। देखो मैंने एक ही टॉपिक में दोनों कवर कर लिया, मास और वेट, साथ में हमारा डिफरेंस भी क्लियर हो गया। कोई पूछेगा मास क्या होता है बच्चों? तो कोई सब्सटेंस किस मैटर से मिलकर बना है, कितने नंबर ऑफ मैटर हैं उस सब्सटेंस के अंदर, वो हमारा मास। और उस मास में अगर हम लोग क्या करें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो वो बन जाएगा हमारा वेट। क्लियर है? मास हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। चाहे आप अर्थ के किसी सरफेस, अर्थ पे कहीं भी जाओ, इनफैक्ट अर्थ नहीं कहीं भी चले जाओ इस पूरे यूनिवर्स में, मास सेम रहने वाला है। लेकिन आपका वेट जो है बच्चों, वो डिपेंड करता है जी पर, स्मॉल जी पर। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस बदलती है, इसलिए आपका वेट भी बदलेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वेट को मेजर कैसे करते हैं। यहां तो हम लोगों ने मेजर किससे किया था? बीम बैलेंस से। तो वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। क्या कहते हैं उसको हम लोग? स्प्रिंग बैलेंस। कहीं देखा है आपने स्प्रिंग बैलेंस? अगर आप अपने स्कूल के लैब में जाओगे तो आपको स्प्रिंग बैलेंस दिखाई दे देगा। या फिर याद करो, आपके घर पे जब सिलेंडर वाला आता है तो क्या करता है? मम्मी कहती है ना सिलेंडर का वेट नाप के बताओ, तो क्या करता है? एक उसके पास एक हुक पड़ी होती है, कुछ ऐसी इस शेप की होती है, एक डब्बा बना होता है, उसके अंदर एक हुक लगा होता है, और इसके अंदर क्या होगा बच्चों? इसके अंदर हमारा स्प्रिंग लगा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। तो इसका हम लोग यूज क्या करते हैं सर? इसका यूज हम लोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए। आपने कभी अपने घर के सिलेंडर के ऊपर दिखा होगा, देखो उस पर लिखा होगा व्हाइट कलर से, वेट ऑफ द सिलेंडर। कितना वेट है? वेट बोलता है सर, मास नहीं बोलता, क्योंकि वेट का मतलब कितना नंबर ऑफ गैस विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बच्चों? तो वेट को हम लोग मेजर किससे करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। वेट क्या हो सकता है बेटा? वेट जीरो भी हो सकता है। अब मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आपको मास और वेट में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। क्लियर है बच्चों? तो अगर हम लोग इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करूं, तो क्या मैं इसका एक टेबल बना दूं डिफरेंस करने के लिए? चलिए फटाफट एक डिफरेंस लिख देते हैं हम लोग।
अकॉर्डिंग हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मून। हम लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट है कि जरा मून पे देखिए हमारा वेट कितना है ना, क्योंकि हमारा मून जो है इज अ नेचुरल सैटेलाइट, हमारे अर्थ का सैटेलाइट है। हम लोग मून पे जाकर देखते हैं कि हमारा मून पे वेट कितना हो सकता है। तो चलिए एक्सपेरिमेंटली उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास वेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, याद रखेंगे। वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वेट का फॉर्मूला है हमारे पास m इंटू, देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब इस चीज को जानने के लिए पहले आपको वेट का फॉर्मूला मालूम चाहिए। वेट का फॉर्मूला था बच्चों m इंटू जी। चलिए ये फॉर्मूला मुझे याद है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सब कुछ निकालने वाले हैं। साथ में कुछ और बातें जो मैंने यहां ऑलरेडी लिख दी है, आपको ये याद रखना है बेटा। मास ऑफ मून जो होता है 7.36 इंटू 10 के पावर 20 kg। मास ऑफ अर्थ जो होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली क्या है, 6 के बराबर, 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून ये आपको लर्न करके रखना है। ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है, साइंटिस्ट ने निकाल रखा है, साइंटिस्ट लोगों ने, तो हम लोग उसको लर्न रखते हैं। इसका काम आने वाला है हमारे इस डेरिवेशन में। तो चलिए बात करते हैं। वेट का फॉर्मूला हमें मालूम हो गया, ओके। तो हम लोग पहले निकालते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना होगा, तो वेट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास ऑफ अर्थ एंड जी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ मास ऑफ अर्थ नहीं, यहाँ W इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, m इंटू जी, इसको स्मॉल में कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, m इंटू जी, ठीक है। अगर हम लोग वेट के बारे में बात करते हैं अर्थ के सरफेस पे, कहां पे निकाल रहे हैं हम लोग, अर्थ के सरफेस पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट निकाला जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m इंटू जी। यहाँ जीई का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, और WE का मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ओके। हमारे पास G का एक छोटा सा रिलेशन था, कैपिटल G, स्मॉल g इज इक्वल टू क्या था बच्चों, कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्थ, तो मैं लिख देता हूं इसको GE, और ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, और इसको मैंने लिख दिया r के जगह पे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई चेंज नहीं किया सर। हम लोगों ने क्या किया है, अर्थ के सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m अपॉन में r स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ME और RE लिख दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग जो वेट निकाल रहे हैं कहाँ निकाल रहे हैं। अब इसको क्वेश्चन में फर्स्ट इसे पुट कर दे, तो हमारे पास वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज m इंटू जी ME अपॉन RE स्क्वायर। इसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लिया। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट का वेट हम लोग निकालें मून पे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूला आएगा मून पर ऑब्जेक्ट का मास हर जगह सेम था, इसलिए हम लोगों ने m लिखा। क्या बदलेगा, g बदलेगा, कितना बदलेगा हमारा, g मास ऑफ मून अपॉन में डिस्टेंस सर rm का स्क्वायर। क्लियर है। यहां हम लोगों ने g की वैल्यू रखी है मून के लिए कैपिटल G m अपॉन में rm का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, हमें रिलेशन मिल जाएगा। देखिए ये एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, ये हम लोगों ने नहीं ऑब्जर्व की गई है, साइंटिस्ट लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है। मैं तो आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर दें, तो WM अपॉन में WE, यानी वेट ऑफ मून, वेट ऑन मून अपॉन में वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, ये रखा हम लोगों ने MGMM अपॉन RM का स्क्वायर इंटू, डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल, तो लिख सकते हैं RE का स्क्वायर, ये GME इंटू M। ये कैसे आया, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देख लो हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड किया है, तो सेकेंड इक्वेशन था हमारा MGMM
अपॉन में आर एम का स्क्वायर डिवाइड में क्या चला जाएगा हमारा एम जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। ये क्या था हमारा वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ। डिवाइड के अपॉन डिवाइड है बच्चों, तो क्या बन जाएगा ये रेसिप्रोकल। मैंने ये लिख दिया, कुछ कट रहा है, m से m कैंसिल, कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल, तो हमारे पास एक रिलेशन मिल गया। क्या मिला मुझे? W वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो हमें एक रिलेशन मिल रहा है। मैंने m और m को एक साथ रखा, यानी रखा क्या, मास ऑफ मून अपॉन में मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑन मून। अब यहां से मैंने वैल्यू उठाई, एम की वैल्यू मुझे मालूम है, एम ई की वैल्यू मुझे मालूम है, आर ई की वैल्यू मुझे मालूम है, आर एम की वैल्यू मुझे मालूम है। अब इन सारी वैल्यूज को रखा और कैलकुलेट किया। क्या किया, इनको यही कर देता हूं मैं। तो हमें क्या मिला बच्चों, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। एम अपॉन में एम ई, एम की वैल्यू क्या है बच्चों, 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22। नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24। रेडियस ऑफ क्या है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर अपॉन में 6.1। रेडियस ऑफ मून क्या है हमारा, 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा। आप कैलकुलेट करने के बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। ये वैल्यू आएगी बच्चों WM अपॉन में WE इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी आएगी 0.0165 या अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 1/6 टाइम। क्या कहेंगे, 1/6 टाइम। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं बच्चों, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज अ 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑफ अर्थ। ये रहा हमारा एक रिलेशन मिला। क्या मिला मुझे कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम मून पर देखें तो वो अर्थ के वेट का 1/6 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थ के वेट का 1/6 टाइम। अगर मान लीजिए अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट 60 न्यूटन है, कितना है, एग्जांपल में लें, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 60 न्यूटन है तो मून पे कितना हो जाएगा, 1/6, इसका मतलब 10 न्यूटन। क्लियर है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे मास, अर्थ पे क्या है, वेट, मान लीजिए 60 kg 60 न्यूटन था, तो मून पे कितना हो जाएगा, 1/6 कितना आया था बेटा, 10 न्यूटन। किसी का 600 न्यूटन था तो 6 से डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा, वो 100 न्यूटन। तो हम लोगों को एक बड़ा प्यारा सा, एक अच्छा सा रिलेशन याद करना है। क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, मून पर जो उसका वेट होगा अर्थ के वेट का 1/6 टाइम, यानी वैल्यू क्या हो गई, घट गई। ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पे कम हो गया। क्यों कम हो गया, सोचिए, ऑब्जेक्ट का मास तो सेम था, कैंसिल हो गया, कैपिटल G भी कांस्टेंट था, वो भी कैंसिल हो गया। तो कौन रोल प्ले कर रहा है, सर रोल प्ले कर रहा है आपका स्मॉल g, जिसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बच्चों? यहां आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2020 सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 में सिलेबस में काफी चेंजेस किए गए हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा लास्ट टॉपिक था। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।